तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि हम स्ट्रक्चरलिज्म करंटली पढ़ रहे हैं और हम 2 वीडियोस ऑलरेडी इस पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लेना, देख के ही यहाँ पे आना, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो इस वीडियो को क्रिस्टल क्लियरली समझने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि हु वॉज फर्डिनेंड द ससुर एंड हाउ डिड एंड व्हाट वेर हिज कंट्रीब्यूशंस, उनके जो टर्म्स थे सब मैंने इन डिटेल आपको पढ़ाया, तो वो आप देख लेना। उसके बाद आप ये वीडियो शुरू करना, ठीक है। सो जैसे आप देख ही सकते हो, दिस वीडियो इज अबाउट चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चार्ल्स सैंडर पियर्स, ही वॉज बॉर्न इन 1839 एंड डाइड इन 1914. He was an American scientist, mathematician, logician and philosopher who is sometimes known as the father of pragmatism. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज नोन एज फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, और 4 ऑप्शन दे देंगे वो लोग, आपको चूज करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप इन सबको भी याद कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या, सेमियोटिक्स, द जनरल साइंस ऑफ साइंस or the study of science traces its lineage to Charles Sanders Peirce and Ferdinand de Saussure. Thus, semiotics originated mainly in the works of 2 theorists named above, right? So इन दोनों के works से ही जो है आपका semiotics निकला है। स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक्स सब इंटरकनेक्टेड बट नॉट सो इंटरकनेक्टेड चीज़ें सब इन्हीं दोनों के वर्क से निकली है। तो यही है आपका जो इंट्रोडक्शन जो था अबाउट योर चार्ल्स पियर्स सैंडर्स, यही है। इससे ज़्यादा चार्ल्स सैंडर पियर्स यही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं आपका जो इन्होंने जो इन डिटेल बताया बाकी सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप देखोगे तो चार्ल्स सैंडर पियर्स वाज बॉर्न इन 1839 एंड ससुर वाज बॉर्न इन 1857। कायदे से मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था आपको चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जैसे क्योंकि हम लोग क्रोनोलॉजिकली जाते हैं, और मैंने आपको बहुत बार बोला भी है कि आई एम समवन हु इज टीचिंग यू थिंग्स क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरलिज्म आपको पहले ससुर समझना पड़ता है, उसके बाद आपको समझना पड़ता है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। तो दिस इज़ वाई मैंने ये मेथड इस बार अप्लाई किया है, और मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली इसको नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अगेन जिस लेक्चर का डिमांड जैसा होता है उसको हमें केटर करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन के बाद आपको ससुर ही पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको चार्ल्स सैंडर्स पियर्स समझना पड़ेगा। सो आई एम मेकिंग इट क्लियर ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर थ्योरी वी आर नॉट गोइंग क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद वी रेड फर्डिनेंड दे ससुर, वी अंडरस्टैंड ससुर, और अब हम यहाँ पियर्स को समझने वाले हैं। ओके, सो अब आप आ जाओ इसके अगली स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने लिखा है 3 कॉर्नर्ड और ट्रायडिक मॉडल ऑफ द साइन, ठीक है। तो एक साइन जो है उसकी बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होती है। पहला तो है जो साइन, दूसरा है आपका ट्रायडिक मॉडल। बेसिकली ट्रायडिक मॉडल होती है जिसमें 3 चीज़ें होती है, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स आप बोल सकते होती है। पहला तो साइन, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है इंटरप्रिटेंट, ठीक है। तो ये मॉडल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब साइन क्या है, साइन इज बेसिकली द रिप्रेजेंटामेंट। अब ये रिप्रेजेंटामेंट क्या है, वर्ड्स देख के डर लगता है लोगों को, बट इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इट इज़ द फॉर्म दैट द साइन टेक्स, फॉर इंस्टेंस साउंड, पेंटिंग, राइटिंग, जेस्चर एक्सेट्रा। इट इज़ एन इक्विवेलेंट ऑफ द ससूरियन सिग्निफायर, ऑल्सो कॉल्ड साइन व्हीकल एट टाइम्स। ये क्या है, ये आपका साइन है। अब साइन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, साउंड साइन हो सकता है। साउंड साइन क्या है, सपोज मैंने आपको बोला ट्री, ठीक है, तो एक साउंड साइन है। पेंटिंग, आप जो आपके आंखों से देख रहे हो वो एक साइन है। राइटिंग वो एक साइन है। जेस्चर, सारी चीज़ें साइंस है, राइट। तो ये ससुर के सिग्निफाइड के जैसा है, और इसको एट टाइम साइन व्हीकल भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने जो आपका यहाँ पे लिखा है, स्लो डाउन, स्कूल अहेड, ठीक है। तो ये जो राइटिंग है यहाँ पे इस बोर्ड पे जो लिखी है, थिंग्स रिटन ऑन बोर्ड हियर, और दिस थिंग्स आर योर साइन, दिस थिंग्स योर रिप्रेजेंटामेंट हियर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, अच्छे से देखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, ठीक है। पहले तो आपने साइन अच्छे से समझ लिया, रिप्रेजेंटामेंट अच्छे से समझ लिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, द थिंग टू विच द साइन रेफर्स, यानी ये जो साइन है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पे जो है साइन बोर्ड, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो साइन बोर्ड है ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें लिखी हुई है वो बन जाती है आपके साइन या रिप्रेजेंटामेंट, और जो बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है वो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट,
ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेंट क्या है, इंटरप्रिटेड द आइडिया जनरेटेड इन द माइंड व्हेन वन सीज एनी ऑफ दिस साइंस, मतलब ये साइन को देख के आपके माइंड में जो आइडिया जनरेट होता है, यहाँ पे इस साइन को देख के क्या जनरेट होता है आइडिया, कि आगे स्कूल है तो गो स्लो, क्योंकि गाड़ियों के लिए बेसिकली होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है रोड पार कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं यू कैन अंडरस्टैंड इट, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, रोड पार कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वहाँ से जो व्हीकल्स जा रहे हैं तो उस व्हीकल्स आर स्लो इन स्पीड, बहुत ज़्यादा हेवीली रश करके नहीं जा रहे। सो साइन हो गया आपका, जो बोर्ड पे लिखा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो बोर्ड खुद जिस पे चीज़ें लिखी हुई है, एंड इंटरप्रिटेंट हो गया आपका, कि आपका माइंड जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उससे जो मीनिंग डिराइव कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर्स एंड द सिग्निफाइड। अब 3 तरह के रिलेशंस होते हैं बिटवीन सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड अकॉर्डिंग टू योर सैंडर्स, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या है, 3 तरह के रिलेशन क्या क्या है मैंने यहाँ पे लिखा है, सिम्बॉल एंड सिम्बॉलिक, आइकॉन एंड आइकॉनिकल, एंड इंडेक्स एंड इंडेक्सिकल, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो सिम्बॉल एंड सिम्बॉलिक में क्या होता है, नो रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, द रिलेशन इज आर्बिट्ररी। अगेन आपने पहला वीडियो अगर देखा होगा इंट्रोडक्शन, तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सो मैं इसको उतना ज़्यादा टाइम लेके डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि अगेन वहाँ पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वीडियो अननेसेसरीली लंबा करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। सो एप्पल, जब आप APPLE एप्पल बोलते हो, दिस इज साउंड इमेज, ठीक है, साउंड इमेज है और वर्ड है, दोनों है ये, जो कि सिग्निफायर है। और सिग्निफाइड क्या करते हैं, आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनती है, जैसे आप एप्पल सुनते हो साउंड इमेज, मेंटल इमेज एक बनती है, और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, कॉन्सेप्ट मतलब द रेडनेस ऑफ द एप्पल, द राउंडनेस ऑफ द एप्पल, ये चीज़ें आपके दिमाग में आती है, तो वो कॉन्सेप्ट है। तो जब जब आप साउंड इमेज एप्पल या वर्ड इमेज एप्पल सुनते हो, आपके दिमाग में क्या मेंटल इमेज या कॉन्सेप्ट आता है, कि पहले तो मेंटल इमेज में आप एक एप्पल देखते हो जो कि रेड कलर का है, और कॉन्सेप्ट अगर वही है उसका कि वो राउंडिश, नॉट कम्प्लीटली राउंड बट समथिंग लाइक राउंड, और रेड कलर का होता है, ठीक है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको समझ में यहाँ नहीं आया है तो आप उस पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लेना, मैंने बहुत टाइम लेके वहाँ पे समझाया है, ठीक है, अच्छे से अलग अलग एग्जांपल्स लेके अलग अलग तरीक़ों से मैंने समझाया, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, ओके। और आर्बिट्ररी जो मैंने यहाँ पे कहा है, तो रिलेशन इज आर्बिट्ररी। क्यों आर्बिट्ररी है, क्योंकि APPLE एप्पल वर्ड में और जो एप्पल दिखता है दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब आप APPLE लिखोगे वो एप्पल जैसा नहीं दिखता है, लेकिन हम एप्पल को एप्पल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स हमें यही सिखाया गया है, हमारे एंसेस्टर्स ने इसको ऐसे ही बोला है, और हम भी फ्यूचर जनरेशन्स को यही पास करेंगे कि ये एप्पल है, ठीक है। लेकिन APPLE वर्ड में और एप्पल फ्रूट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है ऐसा जो शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एप्पल को एप्पल ही बोला जा रहा है। अगर शुरू से एप्पल को ऑरेंज कहते तो वो गलत हो जाता क्या, अगर हम अभी एप्पल को ऑरेंज कहते तो बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सो इसीलिए आर्बिट्ररी है रिलेशनशिप, ये जो रिलेशन है ये आर्बिट्ररी है, ठीक है, ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कोई लॉजिकल रिलेशन है, ठीक है, लॉजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए आर्बिट्ररी है। अच्छा, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ साइंस, फिर वही बात, सिम्बॉल सिम्बॉलिक हो गया, अब आइकॉन आइकॉनिकल समझते हैं। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड आर स्लाइटली रिलेटेड इस केस में, ठीक है, स्लाइटली रिलेशन है दोनों के बीच में, एज द सिग्निफायर मिमिक्स द सिग्निफाइड। जैसे आप हिस साउंड अगर निकालते हो, तो स्नेक के हिस में और आपके हिस में सिमिलैरिटी तो है, और आप पूरी भी अगर पूरी सिमिलैरिटी नहीं तो कुछ थोड़ी स्लाइटली रिलेटेड तो है दोनों, और साथ ही साथ मिमिक्री भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें है, पहली इसका जो पहला पार्ट था सिम्बॉल सिम्बॉलिक की तरह पूरा आर्बिट्ररी नहीं है, ये स्लाइटली रिलेटेड है, और थोड़ी सी मिमिक्री का सीन यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली सिग्निफायर और सिग्निफाइड को 2 अलग एंटिटीज नहीं बोल सकते, दोनों के बीच में हल्का सा रिलेशन तो है, ठीक है। तो दिस इज योर आइकॉन और आइकॉनिकल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है इंडेक्स और इंडेक्सिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों, जब आप नॉकिंग साउंड सुनते हो, ठीक है, ये जो साउंड आपने सुना नॉकिंग, ये क्यों हुआ, क्योंकि आई वॉज नॉकिंग ऑन माई टेबल, इसीलिए हुआ, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नॉक ऑन द टेबल साउंड नहीं होगा। सो इसीलिए सिग्निफायर और सिग्निफाइड यहाँ पे कनेक्टेड है। जो नॉकिंग साउंड आप सुन रहे हो, ये जो ठक ठक आप सुन रहे हो साउंड, ये सिग्निफाइड क्योंकि हो रहा है, इसीलिए समवन इज नॉकिंग ऑन द टेबल, दैट इज वाई यू आर लिसनिंग इट। समवन इज नॉकिंग ऑन योर डोर, इसीलिए आपको पता चल रहा है कि अच्छा कोई है डोर के उस तरफ, यही सिग्निफाइड है ना। जब जब नॉक होता है, कोई आपके दरवाजे पे नॉक करता है,
मतलब क्या है कि कोई बाहर है, अंदर आना चाहता है, इसीलिए द पर्सन इज नॉकिंग, तो वही सिग्निफाइड है। और सिग्निफायर जो आप नॉकिंग साउंड सुन रहे हो, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई नॉक ही नहीं करेगा तो आप सुनोगे क्या? ठीक है, तो इसीलिए सिग्निफायर जो है, जो नॉकिंग साउंड और जो सिग्निफाइड है कि कोई इंसान बाहर खड़ा है जो अंदर आना चाहता है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई बाहर खड़ा ही नहीं होगा तो आप आवाज़ सुनोगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है रिलेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स का लिख के, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इन दिस केस। ठीक है, सो यही है आपका चार्ल्स सैंडर पियर, सॉरी, यही है इसमें, और कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस यूज़ किए ताकि आपके लिए इजी हो जाए, वरना डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पीके नायर से बुक से ये एग्जाम्पल सब उठाए। वहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं है पर वहाँ पे लिखा हुआ है तो समझने में टाइम लगता है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से मैंने ये उठाया, एग्जाम्पल्स भी वही क्या है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एप्पल वाला एग्जाम्पल नहीं, बट ये जो स्नेक का हिस और नॉकिंग ऑन द डोर, ये दोनों वही के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, लेकिन बिकॉज पिक्चर नहीं है वहाँ पे तो प्रॉब्लम होता है। अब बुक है उसमें पिक्चर रहेगा भी क्यों? ठीक है, वो एक हम कॉलेज वालों के लिए बुक प्रिस्क्राइब्ड है तो पिक्चर्स वगैरह रहना भी इज़ नॉट समथिंग जो एक्सपेक्टेड है। उस बुक में भी है कहीं कहीं पे पिक्चर्स, पर इतने पिक्चर्स लगाने लगे तो बुक और डबल साइज़ का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर और मुझे लगा था कि ऐसे समझाने से और ज़्यादा ईजी होगा, सो दिस इज़ वॉट आई डिड। और मैंने यहाँ पे फोटोज़ लगाए एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। अगेन नोट्स बनाओ, खुद के लैंग्वेज में उसको लिखो, बार बार उसको पढ़ो तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और फिर से मैं वही बोलूँगी, पार्ट बाय पार्ट जैसे वीडियोस बनाया वैसे देखते जाओ प्लेलिस्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ससुर, उसके बाद आपका ये वाला वीडियो, उसके बाद आने वाला है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, तो उसके लिए भी वेट करना, वो भी देख लेना, आपका पूरा स्ट्रक्चरलिज्म खत्म हो जाएगा। तो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू अबाउट चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। तो थैंक यू।